नमस्कार। राजेंद्र कानूनगो के साथ आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नमस्कार। उनका मैं स्वागत करता हूं। और उपाध्याय साहब, चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जैसी कि जानकारी है लगभग 3 माह तक भारतवर्ष जो है चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में उलझा रहेगा और विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह पर आचार संहिता लागू रहेगी और उसके कारण लोगों के काम प्रभावित होंगे। मेरे ख्याल से ये इस बार सबसे ज़्यादा लंबा अरसा चुनाव के लिए आया है सामने। तो ये जो अलग अलग चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो हम देश के साथ साथ खास करके मध्य प्रदेश की बात करना चाहेंगे। मध्य प्रदेश में भी लगभग 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं और यदि हम पार्टियों की बात करें और उम्मीदवारों की बात करें तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव में प्रत्याशी जारी कर दी थी सूची और अभी तक जो प्रमुख विपक्षी दल भारत में कहा जा सकता है कांग्रेस, उसके प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं हुई है। इन विषयों पर आप अपना क्या मत देना चाहेंगे? जी देखिए सर, चूंकि आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और देश लगभग 90 दिन हम मार्च से शुरू कर रहे हैं और मार्च से हम 4 जून जब डिक्लेयर होगा उसके बाद 5, 7, 8 जून तक जब नई सरकार उसमें आ जाएगी, अस्तित्व में आ जाएगी, तो तब तक देश में सिर्फ चुनाव। वैसे तो पिछले 6 महीने से चुनाव चल रहा था। अभी मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव निपटा है, उसके बाद अब लोकसभा का चुनाव है। देश भर में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव कराया है इन्होंने, जबकि परिस्थिति ये थी जब मिशनरी जो है पूरी ताकत से सिर्फ चुनाव कराने में लगी रहेगी, अगर वो उलझी रहेगी तो डेवलपमेंट कब होगा? आपने देश को रोक दिया है 90 दिन के लिए, 3 महीनों, लगभग 3 महीनों के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी चुनाव हुआ करते थे। 10 लाख लगभग पोलिंग है देश भर में और 10 लाख पोलिंग में अगर मध्य प्रदेश के जो पोलिंग है, ऐसा ये इलेक्शन कमीशन का अपना निर्णय है। मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन इस पर ज़्यादा स्पष्ट कर पाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हमने सब जगह व्यवस्था को देखते हुए हमने ये किया गया है, जबकि पहले देश में एक दिन में सारे चुनाव हो जाया करते थे। अब अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि हम 7 चरणों में चुनाव करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही 29 सीटों में 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तो इस पे विपक्ष और दूसरे अन्य लोग, बुद्धिजीवी लोगों का ये दिमाग जाता है कि कहीं ये राजनीतिक दलों की सुविधा के हिसाब से तो नहीं चुनाव कराए जाते हैं। ये एक सामान्य विचार आता है मन में, क्योंकि जिस तरीके से हम सेशन साहब की समय की निष्पक्ष चुनाव की बात करते थे, अब वो कहीं नजर आता नहीं है। और इलेक्शन कमीशन, मुझे ऐसा लगता है कि बिना दांतों वाला शेर नजर आता है, जिसकी कोई नहीं सुनता है। वो सिर्फ विपक्ष पर अड़ी डालने की बात करते हैं, विपक्ष पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल। अभी उन्होंने ये कहा, एक निर्देश आए थे, राहुल गांधी संभल कर बोले। राहुल गांधी जिस तरीके से बोल रहे हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता पाया कि 2019 के चुनाव में जिन लोगों के खिलाफ प्रकरण दायर हुए थे, जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वो आज भी सांसद हैं, आज भी मंत्री हैं, आज भी लोकसभा विधानसभा में हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इतनी देरी क्यों होती है? अगर उनकी कोई शिकायतें आई थी, उन्होंने गलत, एक बहुत अच्छी बात कही इलेक्शन कमीशन ने, मेरा ये अपना मानना है कि बिल्कुल सही है कि भेदभाव, धर्म, जाति और धर्म के वो आधार पर वोट मांगना और भड़काने वाले बयान ना दिए जाएं। लेकिन जिस तरह से बयान आते हैं कि ये फलाना विरोधी है, ये राम का विरोधी है, ये मतलब ये अगर आप किसी को विरोधी कह रहे हो तो इसका मतलब ये आप उनके नाम पे वोट मांग रहे हो। इलेक्शन कमीशन को और स्पष्ट करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन को पूरी निष्पक्षता के साथ सभी राजनीतिक दलों को संरक्षण देते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समान मानसिकता रखने की आवश्यकता होती है और ऐसा रखता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आरोप लगते हैं जिस तरीके से, उन आरोपों पर भी और साफ सुथरा होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का कार्यक्रम, जिसमें ऐसी परिस्थिति ना बने। आप ये बताइए कि कोई एक अचानक एक बयान देता है और वो जेल चला जाता है। हमारे देश में ओवैसी बंधु
हैदराबाद की बात कर रहा हूं, ओवैसी बंधुओं के इतने खतरनाक बयानों के बाद भी आज तक मैंने कभी नहीं सुना कि वो जेल गए हों। उनके खिलाफ एफआईआर देश भर में हो जाती है। एक बयान छोटा सा आ जाता है कि यहाँ के मध्य प्रदेश के एक पूर्व मंत्री का, वो प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोल देते हैं और वो जेल चले जाते हैं। वो दूसरे अन्य, वो एक कर्नाटक के एक थे, एक आंध्रा के थे, वो जेल चले जाते हैं। लेकिन ओवैसी बंधुओं के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन का सिर्फ कुछ लोगों के लिए होता है ये नियम कानून कायदा? मेरा मानना है सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। किसी पे कार्रवाई करने से क्या ऐसी परिस्थिति बन सकती है, ये नहीं सोचने की जरूरत है, तभी हम तरीके से पालन करा पाएंगे। और टीएन शेषन ने ये बात बता दी थी। उनके लिए एक घाट पर शेर, भेड़, बकरी, मगरमच्छ सबने पानी पीते नजर आए थे और सब शांति से पीते नजर आए थे। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार जी के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, सबको एक समान विचारधारा के साथ, सबके साथ बैठकर जो निर्णय किया है और उसी आधार पर चुनाव कराए जा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी मतदाताओं की और नेताओं की, दोनों की बराबर की है। मतदान करना बहुत जरूरी है, मतदाता मतदान करे, लेकिन जो नेता लोग हैं वो कम से कम ऐसी स्थिति बना के रखें कि चुनाव के बाद भी हमें यहीं रहना है, चुनाव के बाद भी हमें एक दूसरे के साथ ही रहना है। तो इस तरीके की भाषा, इस तरीके की भाषण शैली, इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ना लगाए जाएं। आपको याद होगा, मैं 2003 से आपको सर बताना चाहूँगा, 2003 से लेके उसके बाद 8 में चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उसके बाद 13 में चुनाव हुए, उसके बाद 19 में चुनाव हुए और फिर अभी 23 में चुनाव हुए। इनमें इतने खतरनाक बयान दिए गए। उन्होंने गुस्से में मानहानि का दावा कर दिया, मानहानि के, दिल्ली में भी मानहानि के, और बाद में कोर्ट से बरी हो जाते हैं। कार्यकर्ता लड़ मर जाता है और ये जाके कोर्ट में माफी मांग लेते हैं। ऐसे बयानों पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और अगर मानहानि का मुकदमा कायम किया है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से, उनकी माफी मांगने से होता क्या, उन्होंने बयान दे दिया, माफ कर दीजिए, माफ कर दिया उन्होंने। ऐसा क्यों होना चाहिए? अगर बयान दिया है, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर एक छोटे से बात का मैं उल्लेख करना चाहूँगा। सबसे आखिरी जो चरण है उसमें कोई विशिष्ट व्यक्ति का चुनाव हो रहा है क्या? बिल्कुल, सबसे लास्ट में जो 7वां चरण है उसमें बनारस को रखा गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर में व्यस्त रहते हैं, पूरे देश भर में जाएंगे और उनका, लेकिन इससे लोगों को ये संदेश जा रहा है कि देश भर का माहौल, और चूंकि बनारस से सारी स्थिति आगे बढ़ी है, काशी विश्वनाथ से आगे बढ़ी है, अब की बार 80 पार का जो नारा है कि पूरे 80 के 80 यूपी में भाजपा के खाते में चले जाएंगे, पूरे 29 के 29 भाजपा के खाते में चले जाएंगे, ऐसा माहौल बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ने जो डिसाइड किया है वो अपनी सुविधा के हिसाब से किया है। राजनीतिक दलों को इसका पूरा फायदा मिल रहा है कि वो पहले सबसे, उसी जो लास्ट का चरण है उसके साथ भी, मध्य प्रदेश में भी मालवा क्षेत्र में सबसे लास्ट के चरण में है, आखिरी में है वो। तो मई की स्थिति अगर है, मई के लास्ट में है, तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि व्यवस्थाएं, चूंकि भारतवर्ष बहुत बड़ा और बहुत व्यापक है, लेकिन पहले एक चरण में सब कुछ हो जाता था, 2 चरण में और 3 चरण में हो जाता था। अब तो संसाधन बहुत बढ़ गए हैं, अब तो आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, सब हाईटेक व्यवस्थाएं। इसको 7 चरण में करना ऐसा बताता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, ऐसा कहना है हमारे राजनीतिक विश्लेषक का। अब ये गड़बड़ी किसकी है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब यदि हम एक और प्रश्न हम करना चाहते हैं कि सारे दलों की सूचियां तो करीब करीब जाहिर हो रही हैं, कांग्रेस अभी तक अपने प्रत्याशी, खास करके हम मध्य प्रदेश की बात करें तो क्यों घोषित नहीं कर पा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस, यह पहला ऐसा चुनाव है जो विपक्ष विहीन नजर आ रहा है। पूरे देश में माहौल, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा आभास है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई कड़ी चुनौती नहीं है। जो कांग्रेस के जिनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी थी पूरे चुनाव की, देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश भर में रैलियां करते घूम रहे हैं और राहुल बाबा देश भर में यात्रा निकालते घूम रहे हैं।
यात्रा, उनकी यात्रा के हिसाब से जो एक गठबंधन बनाया गया था उसके लिए भी किसी के पास समय नहीं था और इसीलिए वो गठबंधन बिखर गया। गठबंधन को जैसे ही बिखरने का संदेश मिला है, इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी बढ़त में चली गई है। उसके बाद कांग्रेस का तय नहीं हो पाना और जिस तरह से भगदड़ मचना, हर पार्टियों में भगदड़, सब भाजपा की तरफ जाना चाहते हैं, यह देखकर ऐसा लगता है कि प्रथम स्टेज में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। सेकंड थर्ड फेज में भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। अभी ये अपनी वो कस रहे हैं, जूते की लेस बांध रहे हैं जो इनको रेस में है, जबकि इनसे कोसों दूर आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी, जबकि विपक्ष अभी अपने जूतों की लेस बांधकर भागने की तैयारी कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वजह है शायद कि भाजपा और विपक्ष में ये अंतर है कि वो कोसों दूर निकल चुका है आगे विपक्ष से। तो बीजेपी बहुत आगे जा चुकी है और कांग्रेस अभी तैयारी ही कर रही है दौड़ने की। अब देखते हैं उसकी दौड़ कब प्रारंभ होती है और कहां पर उसकी दौड़ समाप्त होती है। इसी के साथ स्टेट अपडेट में मुझे और डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को आप दे अनुमति, और यदि ये चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर करें। नमस्कार।